तो हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ेंगे और जब ये वीडियो आपके तक पहुंचा होगा तो आपके पास एक न्यूज़ भी पहुंच चुका होगा। एक बार गवर्नमेंट ने फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि आप बस चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहो और ये मत सोचो कि लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या होगा। वो हमारे तुम्हारे हाथ में है नहीं। वो खुलेगा, निश्चित तौर पे खुलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ये चीज़ें ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। तो उसको लेके मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप ज़्यादा मत सोचा करो, आप बस अपना वीडियो देखो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है दोस्तों। और ये जितना भी टाइम आगे बढ़ रहा है तो हर चीज़ आगे बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेने का है। एग्जाम, कॉलेज, सब चीज़ आगे बढ़ेगा, पूरा सिस्टम ही शिफ्ट होगा, जिसको लेके ज़्यादा सोचना आपको नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम लोग अभी हेल्दी रहें। जैसे कि अभी मेरे पास कल एक पोस्ट आया था, व्हाट्सएप पे एक पोस्ट आया था। तुम जानते होगे अली बाबा, जो कि चाइना के बहुत बड़े कंपनी का नाम है और उसके जो ऑनर हैं, एमडी हैं, जैक मा, उन्होंने यही बोला है कि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम लोग हेल्दी रहें, लाइफ बची रहे हमारी, और बाकी चीज़ें तो अपने आप सब कुछ ठीक हो ही जाएंगी। तो आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करते रहना। चलिए, तो आज हम लोग फिर अपना आगे बात करते हैं। हम लोग याद करें कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पहले पूरा, देखो जब कभी भी देखो तो एक बार रिकैप कर लिया करो क्या चीज़ें पढ़ रहे थे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें आपको हमने कहा था कि चार्ज जो है वो हम लोग के बॉडी में या किसी भी सब्सटेंस में फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में रहता है। और जो जनरली सारी बॉडीज़ हैं वो आपकी जो भी हैं वो न्यूट्रल होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल होने का मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल दोनों इक्वल नंबर में होते हैं। जैसा कि तुमको बताया गया था पिछले क्लास में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन जितना पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन उतना ही नेगेटिव चार्ज रखता है। और एक न्यूट्रल एटम में या न्यूट्रल सब्सटेंस में इन दोनों का नंबर क्या होता है, सेम। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना होता है तो इलेक्ट्रॉन को ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोटॉन को ट्रांसफर करना संभव नहीं है। कारण क्या है बच्चों? तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, वो आसानी से मूव नहीं कर सकते। इसके अलावे लास्ट में और भी कई सारे पॉइंट्स बताया था जो आपको वीडियो में देखना होगा, अदरवाइज में पूरे को रिकैप करना संभव नहीं है। तो एक लास्ट पॉइंट जो था आपका, वो आपको याद रखना था। जब जब रिस्पेक्टिव चैप्टर आएगा तो चीज़ों को आप समझोगे। जैसे इस चैप्टर में चार्ज के इफेक्ट के बारे में जो मैंने एक टेबल बनाया था, उसमें बताया था कि चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जब चार्ज मूव करेगा तो आपका मूवमेंट में क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन भी कर सकता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को सीखेंगे। और वही चार्ज अगर मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ हमने पिछले क्लास में सीखा। अब देखो, इसमें अब हम लोग आखिरी दौर में पहुंच गए चार्ज की प्रॉपर्टी की जहां तक बात है। तो सबसे लास्ट पॉइंट जो आज, इसके अलावा कंजर्वेशन भी आपको बताया था, आप ध्यान से देख लेंगे, वो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज जो मैं तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बताऊंगा। इसके अलावा मैं चार्जिंग के मेथड्स को भी आज डील करूंगा। और इस तरीके से समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन आज खत्म हो जाएगा। और तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच जाएंगे, जहां से न्यूमेरिकल भी शुरू होगा। जैसे कूलम्स लॉ बताएंगे आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो उसके बाद यहाँ तक समझो कि आज के लेक्चर तक इसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। ओके बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो आप हेडिंग दीजिए और ध्यान से सुनिए मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहां तक पहुंचेंगे। पहले थोड़ा टाइम लिया जाए इसमें और ढंग से सीखा जाए।
सारे लोग क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन बोलते हैं, लेकिन आज आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन जो टर्म है वो क्वांटा से बना हुआ है, क्वांटा। और क्वांटा का मतलब होता है पार्टिकुलेट, डिस्क्रीट, डिसकंटिन्यूअस। अब इन सब चीजों का मीनिंग क्या है वो जरा समझो। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल से हम लोग इसको सीखते हैं। मान लो कि अगर कोई पूछे किसी क्लास में कितने सारे स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की संख्या मान लो या तो 50 होगी, 51 होगी, 52 होगी, 53 होगी, 54 होगी, या 46 होगा, 40 होगा। कभी भी ये जो नंबर वैरी करेगा ये एक इंटीग्रल मल्टीपल में वैरी करेगा। कहने का मतलब है कि 50 के बाद सीधा 51 होगा, और उसके बाद क्या होगा 52, या 50 से कम होने की बात होगी तो 49। मेरा कहने का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट इस होल नंबर में ही घूमेगा। मतलब कि हम ये नहीं, कोई टीचर ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके क्लास में 50.5 स्टूडेंट हैं। ये गलत हो जाएगा। या तो 50 होगा या तो 51 होगा। इसके बीच की संख्या जो है, इसके बीच का नंबर दैट इज नॉट अलाउड। 50 होगा नहीं तो 51 होगा, 51 होगा नहीं तो 52 होगा। तो इसका मतलब है ये 1 के मल्टीपल में चल रहा है, यानी किसी भी दो संख्या का मिनिमम गैप 1 होगा। एक से छोटा अंतर में ये संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो मैं बोल सकता हूं इस चीज को कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में वो 1 का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी 1 के मल्टीप्लीकेशन में होगा। 1 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो सकता है 40 स्टूडेंट हो, 1 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42, मतलब पॉइंट में स्टूडेंट नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट की जो संख्या है ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया कि ये लगातार नहीं है। देखो फिर तुम कंफ्यूज करोगे, कहोगे सर 40, 41, 42 यानी 40, 41, 42, 43, 44, 45 ये भी तो एक प्रकार से लगातार ही हो गया। नहीं नहीं, लगातार इसको नहीं बोलते। लगातार तब होता जब 40, 40.1, 40.2 या इवन उससे भी छोटा छोटा पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते। तो दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि 40 के बाद सीधा या तो 41 होगा, और नहीं पसंद है तो 42 होगा। बीच की संख्या अलाउड नहीं है। तो जब चीजें ऐसी वैरी करती है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्वांटाइज्ड है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो तुम दुकान में गए और तुमको फैन खरीदना है, पंखा खरीदना है। तो पंखा खरीदना है तो कितना पंखा खरीदोगे? या तो 2 पंखा खरीदोगे, या तो 3 खरीदोगे, या 4 खरीदोगे, या 5 खरीदोगे, या 6 खरीदोगे। तुम कभी नहीं बोल सकते उसको कि 2.5 फैन हमको दीजिए, वो नहीं हो सकता है। या तो 2 होगा नहीं तो 3 होगा। तो फिर देखो 1 का गैप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी क्वांटिटी जो है वो ऐसे ही वैरी करती है। मान लो तुम दुकान, उसी इलेक्ट्रीशियन की दुकान में गए और वायर खरीदना है तुमको, वायर, तार। तो तार की लंबाई तो कुछ भी हो सकती है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 4 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 4.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 4.6 सेंटीमीटर भी हो सकता है। इवन उसके बीच में भी अगर आपको मेजर करने वाला यूनिट है तो वो कर सकता है। तो सुनो, उसी दुकान में जहां तुम पंखा खरीदने के लिए जा रहे हो, जो पंखा है वो तुमको 1 के मल्टीपल में खरीदना पड़ रहा है, और तार जो है वो तुम जितनी मर्जी खरीद सकते हो। उसकी लंबाई के लिए कोई फिक्स नंबर नहीं है। कोई दुकान वाला ये नहीं बोलेगा कि मैं 1 मीटर दूंगा नहीं तो 2 मीटर दूंगा, ऐसा नहीं है। तुम 1.5 मीटर भी खरीद सकते हो। तो इसका मतलब वायर जो हो गया, वायर की जो लंबाई होगी दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड। लेकिन पंखा जो हो गया वो क्या है? क्वांटाइज्ड। अब इसी तरीके से आपके दिमाग में यहां से कंफ्यूजन आएगा, जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, इसका मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि होल नंबर होना चाहिए। गलत, ये भी गलत। क्वांटाइजेशन का मतलब होल नंबर नहीं। मान लो
किसी दुकानदार ने ये डिसीजन कर लिया है, किसी मान लो होटल में खाना खाने के लिए गए तुम, तो होटल में खाना खाने के लिए गए, तो ऐसे होटल में खाना खाने जाते हैं तो हम लोग कितना ऑर्डर करते हैं, या तो 1 रोटी बोलेंगे, या तो 2 रोटी, या तो 3 रोटी। तुम दुकानदार को ये नहीं बोल सकते हो कि 2.5 रोटी 2.5 रोटी मेरे को लाके दो। तो उसने दुकानदार ने ये डिसीजन किया हुआ है कि मेरे को रोटियां बेचनी है, लेकिन वो 1 के मल्टीपल में मैं बेचूंगा। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ ब्रेड्स यानी रोटियां जो हो गई वो भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है जो 1 के मल्टीपल में। लेकिन फिर ये दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो ऑनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने ये सोच लिया कि मैं तुम्हें रोटियां दूंगा 1.5 के मल्टीपल में, 1.5 × 1, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे कर सकता है। तो वो कहेगा भाई ऐसा है कि या तो 1.5 रोटी मेरे यहाँ खाओ, या तो आप 3 रोटी खाओ, या तो आप 4.5 खाओ, या तो आप 6 खाओ, या तो 7.5 खाओ। तो आप एक बात देखो, ये सारी संख्या जो है वो 1.5 का इंटीग्रल मल्टीपल है। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 4.5 आया। इसका मतलब है कि अगर पूछेगा ये वेरिएशन कैसा वेरिएशन है, तो ये भी क्वांटाइज्ड है। तो अल्टीमेटली तुम एक बात समझ लो, क्वांटाइज्ड का मतलब होल नंबर नहीं होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है सर्टेन नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे अगर ये 1.5 की जगह 1 होता तो हम यहाँ पे लिखा होता 1 2 3 4 5, 1.5 लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है 3 4.5 इसके मल्टीपल में। अगर ये 2 रहता तो 4 6 8 10। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी क्वांटिटी जो एक सर्टेन इंटीजर के, सर्टेन नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल में वैरी करे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड। लगातार वेरिएशन नहीं होगा, एक गैप के बाद होगा। मतलब यहीं पे देख लो 1.5 है, 1.5 के बाद 3 है, 3 के बाद 4.5 है, 4.5, उसके बाद 6 है, तो बीच का गैप 1.5 का है। तो ये 1.5 का जो गैप हो गया हम बोलेंगे इसको क्वांटाइज्ड। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन। सवाल है कि ये हमारे लिए किस काम का है, तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे लिए किस। तो बच्चों अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब तुम्हें मैं समझाता हूँ यहाँ पे हम लोग के लिए कैसे एप्लीकेबल है। मान लो एक बॉडी है हमारे पास न्यूट्रल। अब न्यूट्रल बॉडी है तो दोस्तों इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो तुम जानते हो प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस चार्ज को +E भी बोलते हैं। ये E एक कांस्टेंट हो गया, E फॉर इलेक्ट्रॉन मत समझ जाना, E एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ध्यान रखो E मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, E का मतलब ये हो गया। अब इसके ऊपर इतना प्लस है इसलिए इसके ऊपर +E, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही नेगेटिव है तो आप बोल सकते हो माइनस। अब ये बॉडी न्यूट्रल है, ध्यान से सुनते रहना, ये सिंपल एग्जांपल से ही आपको क्वांटाइजेशन समझ में आ जाएगा। आप देखते जाओ, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसने कहा मेरे को चार्ज कर दो, तो हमने कहा ठीक है चार्ज कर देते हैं, तुमको कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको पूछे कि कैसा चार्ज लेना चाहते हो, तो इसने कहा मेरे को पॉजिटिवली चार्ज कर दो। मतलब जहां पे यहाँ पे इसका चार्ज 0 है, अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को +Q चार्ज दे दो। अब तुम +Q चार्ज का मतलब तो समझ ही रहे हो। अब इसको +Q चार्ज अगर देना है तो तुमको किसी को प्लस चार्ज देना है तो यहां से निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जाके अगर नेगेटिव चार्ज निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा रखा है कि अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालो। सवाल है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। तो ठीक है इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को काट नहीं सकते।
ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक होगा। तो ये हमको रिक्वेस्ट कर रहा है ये बॉडी कि भाई मेरे से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1.5। हम बोलेंगे नहीं निकाल पाएंगे। फिर इसने कहा अच्छा ठीक है 2 निकाल दो, तो 2 निकाल सकते हैं। फिर इसने कहा 3 निकाल दो, तो 3 निकाल सकते हैं। इसने कहा 3.5 निकाल दो, तो हम फिर बोलेंगे कि हम 3.5 नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा वो एक होल नंबर में ही निकलेगा, यानी एक इंटीग्रल मल्टीपल में ही निकलेगा। तो मान लो इससे हमने इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन निकाला, n इलेक्ट्रॉन्स। इससे n इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो ये चार्ज आया, जो कि प्लस चार्ज होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन निकलने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जितना 1 इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज है उतना ही प्लस यहाँ डेवलप करेगा। तो अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा n इंटू ई। तो चूंकि तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो यहां लिख दोगे प्लस n। अगर उल्टा काम करते, इलेक्ट्रॉन देते, if electron is given, अगर इलेक्ट्रॉन आप देते तो यही चार्ज हो जाता Q इक्वल टू माइनस n इंटू ई, जहां E आपका 1.6 होता है। तो अब एक बात देखो, किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो या तो प्लस n ही होगा या तो माइनस n ही होगा। प्लस n ही तब होगा जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे, माइनस n ही तब होगा जब इलेक्ट्रॉन दोगे। जिसका मतलब है कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज की जो मात्रा होगी वो प्लस माइनस n ही के बराबर होगी। हमने यहाँ पे इसको जनरल कर दिया, प्लस माइनस दोनों लिख दिया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला भी कंडीशन लिख दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला भी कंडीशन लिख दिया। इसका मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो E यानी 1.6 के इंटीग्रल मल्टीपल, जहां n क्या हो सकता है? तो n हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है? या तो प्लस माइनस E हो सकता है, या प्लस माइनस 2E हो सकता है, या प्लस माइनस 3E हो सकता है, या प्लस माइनस 4E हो सकता है। तो ये जो चार्ज तुम देख रहे हो किसी बॉडी के ऊपर, या तो E हुआ, या तो 2E हुआ, या तो 3E हुआ, बीच का संख्या नहीं हो सकता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी से तुम नहीं निकाल सकते हो। तो वही जो पंखा वाली बात हो गई कि किसी बॉडी के ऊपर या तो E के बराबर चार्ज होगा, या तो प्लस 2E के बराबर होगा, या तो प्लस माइनस 3E के बराबर होगा, या तो प्लस माइनस 4E के बराबर होगा। तो ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ गए बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब है कि अब इसको स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखा जाए, तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। अब मैं इस स्टेटमेंट को लिखा देता हूं, ठीक है? तो बच्चों उस पॉइंट को हमने यहां पे लिख दिया आपके सामने कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड इन नेचर बिकॉज चार्जिंग डिपेंड्स ऑन लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही हो सकता है, क्योंकि हमने सीख लिया है कि चार्जिंग जो है वो लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस माइनस n के बराबर है, जहाँ पे n आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। फिर हमने आगे यहाँ लिख दिया है चार्ज ऑन एनी बॉडी Q इक्वल टू प्लस 3.4E 3.5E इज नॉट पॉसिबल। ये जानबूझ के मैंने एक छोटा एग्जांपल लिख दिया कि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जब भी होगा ये कंप्लीट इंटीजर होना चाहिए। 3.5E यानी 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ, वो आप देखो। यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए, छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी ये समझो कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पे हम लोग नहीं आए हैं,
वो तो कूलम्स लॉ होने के बाद ही पहुंचेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है जो न्यूट्रल है। अब इसको मेरे को पॉजिटिवली चार्ज कर देना है, मतलब अब इसका चार्ज जो है मैंने मान लिया है +3.2 माइक्रोकूलम। ध्यान, माइक्रोकूलम को लेके ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। माइक्रोकूलम क्या होता है? तो 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। ये सब आप याद रखना। ध्यान दो, वापस आ जाओ। एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको चार्ज करना है और चार्ज जो है हमारा कितना है? +3.2 माइक्रोकूलम। तो सवाल ये है कि न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज करना है तो निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स। निकालना होगा। तो हमको यही पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट must be extracted from the body। तो दोस्तों, आपको यहां पूछा जा रहा है कि इस बॉडी को +3.2 माइक्रोकूलम से चार्ज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं है। अभी तुमने सीखा कुछ दिन पहले कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस माइनस। तो यहाँ तो प्लस ही है तो प्लस ही लेंगे, +NE के बराबर होता है, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो तुम जानते हो। तो इसका मतलब है Q इक्वल टू +NE और Q का वैल्यू दिया हुआ है। तो Q का वैल्यू हो गया 3.2 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6। यहां देखिए 10⁻⁻6 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकालना ही है हमको, और E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻�9। ओके बच्चों, तो यहां से कितना निकल के आ गया? सो N इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁹। अब ये यहां से 2 टाइम्स में कैंसिल। अब ये यहां से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो अब ये आ गया आपका, और इसको ऊपर कर दो। तो ये सॉल्व करके हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को जो उस बॉडी को, यानी ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होनी चाहिए 2 × 10⁻13। करना क्या था? आपसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों पड़ा? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज करना है। और कैसे हमने सॉल्व किया? तो चार्ज किसी बॉडी के ऊपर जो होता है Q इक्वल टू NE होता है, तो Q की जगह ये पुट कर दो, NE में N पुट कर दो, E की जगह पुट कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप राइट डाउन कर दो। तो बच्चों, अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद अब हम लोग एक चीज पढ़ेंगे। देखो, अभी भी मैं बता रहा हूँ, मेन टॉपिक तो हमारा कूलम्स लॉ से शुरू होगा। तो अभी थोड़ी थोड़ी जो हल्की फुल्की बातें हैं उसी पे बात हो रही है, ताकि आप चार्ज को समझ पाओ, चार्जिंग को समझ पाओ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपके NCERT में भी दिया हुआ है, दैट इज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो देखो, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कि ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, लेकिन ये सब होता कैसे? ये नहीं कि सीधा सीधा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। अब हर चीज को सीखना है।
तो अभी तक हमको ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेने से पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन सवाल है कि ये कौन से प्रोसेस से ये सब चीज होगा। तो देखो, तो वही चीज अभी आपको बताएंगे कि कोई बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, यानी प्रोसेस ऑफ चार्ज, प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टोटल 4 प्रोसेस है, जिसमें काम का एक ही है, लेकिन चूंकि सिलेबस में बुक में दिया हुआ है तो हम लोग कर नहीं सकते, कुछ उपाय पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसमें एक ही है जिसमें पूरा फिजिक्स चलता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलता है। हालांकि एक नहीं कह सकते हो, 2 है, एक का भरपूर यूज है और एक का छोटा सा यूज है। ऐसे बाकी जानकारी सभी की होनी चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में पहला प्रोसेस है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला दोस्तों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला है। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एंड फोर्थ है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो बच्चों यहाँ पे 4 प्रोसेस हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो हम लोग 1 बाय 1 सबके बारे में जानेंगे। हालांकि ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जानकारी होनी चाहिए आगे इसमें हम लोग को बढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका टर्न आएगा। जैसे मैं तुम्हें कैपेसिटर से पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पोलराइजेशन का काम आएगा। फिर कंडक्टर के बिहेवियर में इंडक्शन भी काम में आएगा, कंडक्शन भी काम में आएगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग इन चारों के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब ये 4 प्रोसेस है, इन चारों को डिटेल में कल मतलब अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा कि ये चारों प्रोसेस क्या होता है। और मोस्ट प्रोबेबली कल आपको इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी वीडियो आएगा, और हो सकता है आपको कॉलिजन वाला 11th वाला भी करूंगा मैं, और फिर उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ पे जाएंगे। तो मीनवाइल आप सबको एक बार फिर से रिवाइज करते रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहना है आपको अच्छे से, ओके, और घर पे नहीं। ठीक।